हेलो दे, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग एफआरए पे एक और रीडिंग लेकर के आए हैं आपके सामने, वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। शुरू करेंगे इस वीडियो को, उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूं कि ये वीडियो एक समरी वीडियो है और इसको एक समरी वीडियो के तौर पे आप देखें। अगर आपने पहले से इस रीडिंग को प्रिपेयर कर रखा है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज यू विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग in minimum time. But अगर आप नए हैं, so I would first of all urge you to read this reading of your own, or maybe if you want to enroll the video course वो करें जरूर से, and then summary videos देखें। चलिए शुरू करते हैं अभी अपनी कहानी लर्निंग आउटकम ए के साथ में। ये रीडिंग बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आप काफी कनेक्ट करोगे क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएंगी, सो यू विल कनेक्ट अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लर्निंग आउटकम ए से। लर्निंग आउटकम ए में सबसे पहले जो बात निकल करके आती है वो ये है कि व्हाट इज हाई क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और व्हाट इज हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग क्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, हाई क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना चाहिए या जो भी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है क्या वो ट्रस्टवर्दी है। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हो क्या वो ट्रस्टवर्दी है। तो अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो ऑब्वियसली हम उसे बोलेंगे वो हाई क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं है। जैसे अच्छा एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे एक सत्यम का केस में भी मैं बोल सकता हूं। सत्यम के केस में थोड़ा फ्रॉड्स वगैरह हो रहा था। सो फ्रॉड्स वगैरह में क्या होती है, आप टेक्निकली अपने बुक्स को ढंग से बना ही नहीं रहे हो, ना आपकी अर्निंग्स अच्छी है और ना आपकी बुक की जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो अच्छे हैं। एंड उस केस में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर के साथ में एक अकाउंटिंग फ्रॉड भी देखने को मिला, विच लीड्स टू अ बैड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल एज रिजल्ट्स। तो वो चीजों को कैसे पकड़े, कैसे पहचाने कि किसी भी रिपोर्ट पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू गुड क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। गॉट द पॉइंट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे समझनी है। आइए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे प्राइमरी क्राइटेरियन क्या होता है। प्राइमरी क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे यूएस में फॉलो होता है यूएस गैप, इंडिया में फॉलो होता है इंड एएस, यूके में फॉलो होता है आईएफआरएस। तो आप जहां पे भी जिस भी रीजन में है, जो भी आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पे जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पहला आप उसका पालन करें। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करें वो डिसीजन यूजफुल होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके यूजर्स हैं उनके वो काम आनी चाहिए इंफॉर्मेशन। अगर वो काम नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं है। और दो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, वो है नंबर 1 रेलिवेंस, नंबर 2 फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्री फ्रॉम एनी एरर, फ्री फ्रॉम एनी बायस एंड ऑल दोस थिंग्स। रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली आप तक पास ऑन की गई है। सो यहाँ पे दो चीजों को मिला करके हम बोलते हैं दैट इंफॉर्मेशन इज डिसीजन यूजफुल और नॉट। तो यहाँ पे आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्राइटेरिया दोनों मैच कराना है। अगर आपने ये दोनों मैच करा दिया तो मैं कहूंगा कि आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो उसकी क्वालिटी काफी हाई है। नेक्स्ट बात आती है क्वालिटी ऑफ द रिपोर्टेड रिजल्ट्स। उसमें दो चीजें मैटर करती है। पहला है लेवल ऑफ अर्निंग्स, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। आप जितना प्रॉफिट शो कर रहे हैं क्या वो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आप सस्टेनेबल अर्निंग शो कर रहे हैं या फिर में आपके इनकम स्टेटमेंट में कुछ अनसस्टेनेबल एलिमेंट्स की वजह से आपका इनकम शो किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कई आपको इनकम स्टेटमेंट्स में अदर इनकम में एक सब्सटैंशियल पोर्शन देखने को मिलता है एंड ये कभी भी अगर आप स्टॉक एनालिसिस करो तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, बिकॉज अदर इनकम वाले जो एरियाज होते हैं इनको सस्टेनेबल नहीं माना जाता। एंड फॉर दैट रीजन अगर अदर इनकम बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा चंक है, तो प्रॉब्लम करता है। दैट बेसिकली रेजेस अ क्वेश्चन ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स कि क्या ये अर्निंग्स फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी या नहीं। सो बेसिकली अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वालिटी की और रिजल्ट्स की क्वालिटी की, तो दोनों में काफी अंतर है एंड दोनों के जो मैं बोल सकता हूं मेजरमेंट क्राइटेरिया वो मैंने आपको समझाए। एक छोटा सा नोट यहाँ पे ये भी है कि अगर आपकी हाई क्वालिटी रिपोर्टेड अर्निंग्स है, ठीक है, दैट डज नॉट वारंटी इन केस ऑफ लो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। मैं ढंग से पढ़ा नहीं, आप पढ़ देता हूं आपके लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग क्वालिटी नो है, ठीक है, लो है, तो ये हाई हो ही नहीं सकती। इसको हम आगे स्पेक्ट्रम में भी समझाएंगे आपको।
लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर आपकी फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी ही बर्बाद है तो फिर आपके रिपोर्टेड रिजल्ट्स की क्वालिटी हाई मानी ही नहीं जाएगी। सीधी सी बात है, अगर आप यूएस गैप फॉलो नहीं करते हैं, फिर आप चाहे जितना चीख ले चिल्ला ले कि हमारा अर्निंग्स का लेवल बहुत अच्छा है, हमारा अर्निंग सस्टेनेबल काफी ज्यादा है, तो भी उस बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही कुछ गड़बड़ है तो रिपोर्टेड अर्निंग्स पे गड़बड़ तो होना ही होना है। ठीक है, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अगर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी लो है तो फिर आपकी रिपोर्टेड अर्निंग्स की हाई क्वालिटी को माना नहीं जाएगा, इट कैन नॉट बी वारंटेड। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम बी, जहां पे हम स्पेक्ट्रम की बात करें। ये मैं आपको बताया था, यहाँ पे 6 लेवल्स हैं देखने लायक हैं, एंड सबसे पहला लेवल जो है वो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है, जहां पे क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एकदम हाई है और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स भी काफी हाई है। और जो ऑब्वियसली 6 नंबर हमारा लेवल है यहाँ पे या स्पेक्ट्रम है वो है वर्स्ट। गॉट द पॉइंट? इसके बीच में सारे फॉल करते हैं, ऑब्वियसली बेस्ट टू वर्स्ट का ये रेंज है। सो यहाँ पे अगर आप 1 से लेकर 4 तक देखेंगे तो 1 से लेकर 4 में जो एक खास बात है वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है वो हाई है शुरुआत के 4 में। गॉट द पॉइंट? यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो होता है, तो ये पहला चीज नोटिस करने लायक है। कैसे पता ये हाई है? क्योंकि यहाँ पे गैप कंप्लायंट भी है और डिसीजन यूजफुल भी है। गैप कंप्लायंट और डिसीजन यूजफुल दोनों हो जाने से हम लोग बोलते हैं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी हाई है, जो कि यहाँ पे दिख रही है। नीचे में नहीं है, गैप कंप्लायंट नहीं है, सो ऑब्वियसली लो क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। अब आते हैं रिपोर्टेड रिजल्ट्स में, तो बेस्ट तो यही होता है कि आप जो अर्निंग शो करें वो एडिक्वेट भी है और सस्टेनेबल भी है। अगर ये दो मैच हो गया तो हम कहते हैं दैट द क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स इज हाई। बट ऐसा भी हो सकता है सेकेंड स्टेप में ही कि या तो सस्टेनेबल नहीं है या तो एडिक्वेट नहीं है। उसके अगले लेवल में आपने बायस्ड एस्टिमेट्स यूज किए हैं। बायस्ड एस्टिमेट्स में कंजर्वेटिव या फिर एग्रेसिव अकाउंटिंग करने से आप बायस्ड हो सकते हो। अगर आपने बायस इंट्रोड्यूस कर दिया तो आप स्पेक्ट्रम में 3rd रैंक पे गिर जाओगे। उसके अलावा अगर आपने एक्टिव मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी, एक्टिव मैनेजमेंट होता है जब आप अपने मन मर्जी से प्रॉफिट को कम बेसी दिखाना शुरू कर दें, ठीक है, स्मूथनिंग ऑफ अर्निंग्स, इस तरह के काम करना, कुकी जार क्रिएट करना, इस तरह के अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप स्पेक्ट्रम में और नीचे करते हैं। क्लियर है? 5th पॉइंट में आपकी जो रिपोर्टिंग क्वालिटी है वो लो है लेकिन आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, ये है 5th ऑन द स्पेक्ट्रम। और 6th तो भैया फ्रॉड ही है सीधा। आपने पहला तो गैप को फॉलो नहीं किया और दूसरी बात आपकी जो रिपोर्टेड रिजल्ट्स है उसको देख के समझ में आ रहा है कि आपने बुक्स को कुक किया है, फ्रॉड किया है, फलाना ढिमकाना। सो ये है अपनी स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं बेस्ट से वर्स्ट तक का ये सफर था, किस तरह ये गया है, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस, क्योंकि इनकी ना इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे कि बायस्ड एस्टिमेट स्पेक्ट्रम में कहां फॉल करता है। भाई स्पेक्ट्रम में फॉल करता है 3 में, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट कहां फॉल करता है, भाई वो फॉल करता है स्पेक्ट्रम में पॉइंट नंबर 4 पे। गॉट द पॉइंट? तो आपको ये बात समझते हुए चलना है। चलिए आइए, नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी। और लर्निंग आउटकम सी में हम बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग का यहाँ पे इंपैक्ट क्या होता है। तो देखो, इंपैक्ट के नाम पे 2 चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखनी है। पहली है अर्निंग स्मूथनिंग, दूसरा है कुकी जार। इसका सिर्फ मैंने नाम मेंशन किया है क्योंकि मैं यही समझा दूंगा आपको। अर्निंग स्मूथनिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक साल में अर्निंग्स बहुत हाई शो करोगे, दूसरे में अर्निंग्स जब कम आएगी ना तब आप यहाँ पे बेसिकली हाई वाले पार्ट में, या मैं ऐसे समझाता हूं, सपोज करो 2 साल है 2020 एंड 2021, ठीक है। आपके लिए 2020 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर रहा, ठीक है, एंड यू आर फियरफुल कि 2021 में आपके जो अर्निंग्स है वो लोअर देन एक्सपेक्टेशंस होने वाली है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे कंजर्वेटिव अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच अप्लाई करोगे तो आप बेसिकली कम प्रॉफिट यहां पे शो करोगे, और यहां पे आप एग्रेसिव हो सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तब फिर यहां पे आप ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट करोगे। ऑब्वियसली ये आपने ना जो किया है ये एक्टिव मैनेजमेंट में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ करके एक ऐसे साल जिसमें प्रॉफिट काफी हाई थे उधर कुछ प्रॉफिट को कम किया, सो दैट आप वही प्रॉफिट अगले साल दिखा सको। इस तरह से आप अपनी अर्निंग्स को थोड़ा सा स्मूदन कर दोगे, लेवल अप कर दोगे। गॉट द पॉइंट? इसीलिए यहाँ पे इसे हम अर्निंग स्मूथनिंग कहते हैं। कुकी जार भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है जहां पे अपने बहुत सारे प्रॉफिट्स को कम करके दिखाते हो, सो दैट
खराब ईयर्स में उसको आप यूज कर पाओ। ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स हैं, ये दोनों ही जो है ये एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग से फॉलो अप किए जा सकते हैं एंड ऑब्वियसली ये एक्टिव मैनेजमेंट के हिस्सा है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का बेनिफिट्स क्या है? कंजर्वेटिज्म एक ऐसी चीज है जिसको हम प्रूडेंस के नाम पे पढ़ते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने वाले हैं आप उसके लिए प्रोविजन मत बनाइए, लेकिन लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाइए। बेसिकली कंजर्वेटिज्म आपकी जो प्रॉफिट रिपोर्टिंग है उसको कम कर देता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का पहला फायदा यही होता है कि आप फ्यूचर लिटिगेशन को अवॉइड कर सकते हो या कम से कम रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपने बढ़ चढ़ करके प्रॉफिट दिखाया ही नहीं तो ऑब्वियसली लिटिगेशन के भी चांसेस कम है। दूसरा, टैक्स भी कम देना होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट कम दिखा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको टैक्स भी कम देना है। एंड लास्ट यही है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनको कंपनी के इंटरनल हालातों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उनको भी एक मैं कह सकता हूं उनके इंटरेस्ट का भी बचाव इससे इनडायरेक्टली हो जाता है। सो ये कंजर्वेटिज्म के मेन फायदे हैं। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं टू लर्निंग आउटकम डी। लर्निंग आउटकम डी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव अकाउंटिंग और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग इन दोनों के पीछे हमारा मेन मोटिवेशन क्या होता है। तो देखिए सर, हमारा जो मेन मोटिवेशन है फॉर एग्रेसिव अकाउंटिंग वो ये है कि हो सकता है हमारा प्रॉफिट कम आया हो विद रिस्पेक्ट टू अवर अर्निंग्स बेंचमार्क। हमने जितना सोचा उससे कम प्रॉफिट आया तो हम एग्रेसिव अकाउंटिंग के थ्रू अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहेंगे सो दैट एटलीस्ट हम अपने बेंचमार्क को मीट कर पाए। इसके अलावा करियर ओरिएंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं किसी बिजनेस का मैनेजर हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं सो दैट मेरा भी नाम हो कि देखो भाई काबरा जी ने मैनेज किया इस कंपनी को और इसके वजह से इनका इतना ज्यादा प्रॉफिट आया। सो करियर ओरिएंटेशन ऑब्वियसली होगी। कंपनी या फिर ब्रांड इमेज के लिए भी ये किया जा सकता है और डेट कोवेनेंट्स के डर से भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि डेट कोवेनेंट्स में हो सकता है कि वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आपको स्पेसिफिकली बांध के रखें और अगर आप अपने एक्चुअल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को शो करें तो वो टेक्निकल डिफॉल्ट हो सकता है। सो आप वो नहीं चाहते। सो उसको भी बचाव रखने के लिए यू कैन यूज एग्रेसिव अकाउंटिंग। सिमिलरली कंजर्वेटिव अकाउंटिंग करने का भी मेन रीजन यही हो सकता है कि आप बेंचमार्क से बेहतर कर रहे हो तो आप कंजर्वेटिव हो जाओगे, या फिर आपको लग रहा है फ्यूचर में बिजनेस खराब होने वाला है तो उस डर से आप कंजर्वेटिव अकाउंटिंग को फॉलो कर सकते हो। ये है इनकी मोटिवेशन। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग आउटकम ई में। लर्निंग आउटकम ई में हम बात कर रहे हैं कि किस कारण से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो होती है वो लो हो सकती है, ठीक है। वो लो होने का जो मेन कारण है वो है 3। नंबर 1 मोटिवेशन, यानी कि आपके मन में चोर होना चाहिए। नंबर 2 मौके होने चाहिए आपके पास ताकि आप ये काम कर पाओ। और तीसरा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक बहुत ही सही पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि आपने रूल तोड़े हैं लेकिन आप खुद को मनाते रहते हो हर मोमेंट पे कि नहीं यार रूल तोड़ा तो मैं अकेला थोड़ी ना तोड़ रहा हूं, या फिर मैंने सबके भले के लिए ही ये काम किया है। ये वही बात हो गई सर कि आप जब झूठ बोलते हो तो आप ये बोलते हो ये झूठ किसी के भले के लिए हुआ है। किसी के भले के लिए नहीं हुआ सर, इट्स जस्ट अ रैशनलाइजेशन। आपने एक गलत काम किया, आप खुद को मना रहे हो कि नहीं मैं गलत नहीं हूं। गॉट द पॉइंट? तो ये 3 चीजें अगर मिल जाए तो फिर अकाउंटिंग फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। मोटिवेशन की बात हम ऑलरेडी लास्ट लर्निंग आउटकम में कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट बात आती है अपॉर्चुनिटीज की। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसका सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वीक इंटरनल कंट्रोल्स है, ठीक है। आपका अकाउंट्स में ही इतना अच्छा वीक कंट्रोल नहीं है या फिर आपके बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल्स बहुत वीक है जिसके कारण फ्रॉड करना काफी आसान है। तो ये एक पॉसिबल रीजन है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहता है, ठीक है। बायस इंट्रोड्यूस करना या फिर एक्टिव मैनेजमेंट करने का आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद काफी सारा ऑप्शंस देता है। कैसे कैसे ऑप्शन? नंबर 1, दे गिव यू लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। अब आप ऑब्वियसली उस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंस वो इतनी क्लैरिटी के साथ आपको नहीं बोलता क्या यूज करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है, मसला है ये। इसके अलावा अगर फ्रॉड हो भी जाए तो हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या फिर में रेगुलेटरीज के थ्रू इनएडिक्वेट पेनल्टीज प्रेस्क्राइब्ड है, तो उसका भी आपको फिर डर नहीं रहता। आपको लगता है क्या तो है कि इतनी सी तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, एंड उस कारण से भी आप शायद इस मौके के फायदा उठाते हो और शायद आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दो और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एंड ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट रैशनलाइजेशन तो है ही, तो उसका भी इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम एफ मैंने स्किप किया है, जी मैंने स्किप किया है, एंड देन वी हैव लर्निंग आउटकम एच।
लर्निंग आउटकम एच में हम बात कर रहे हैं कि हम लोग अकाउंटिंग मेथड्स को किस तरह यूज कर सकते हैं एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखिएगा, एग्रेसिव अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, जितने एक्चुअल में हुए हैं उससे ज्यादा हम शो करेंगे। तो उसको शो करने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही कई सारा तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। वो तरीके क्या है देखते हैं। पहला, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अगर आप शिपिंग के टाइम पे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो रेदर देन रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू व्हेन योर गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, तो आप टेक्निकली फ्रंट रनिंग कर रहे हो। आप बहुत जल्दी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आपने सिर्फ शिप किया, अभी तक पहुंचा भी नहीं, तो भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। सो इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, आप एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। सिमिलरली, अंडर एस्टिमेशन अगर आप किसी भी खर्चे का करें, जैसे कि क्रेडिट लॉसेस, वारंटी एक्सपेंसेस, वैल्यूएशन एक्सपेंसेस या वैल्यूएशन अलाउंसेस, ये सारी चीजों की अंडर एस्टिमेशन करने से आपका एक्सपेंसेस जो है, प्रोविजंस जो है वो कम होते हैं एंड प्रॉफिट इसकी वजह से बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप एसएलएम मेथड यूज करते हो और एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज नहीं करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन कम शो होता है इन द इनिशियल ईयर्स। सो अगर आप कम डेप्रिसिएशन शो करोगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। सो ये भी एक पॉसिबल कारण है। इंपेयरमेंट नहीं करना टाइम टू टाइम, इंपेयरमेंट का एनुअल टेस्ट करना होता है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप इंपेयर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आप यहां पे फीफो मेथड यूज करें ओवर वैक, तो इससे भी आपको ये प्रॉफिट कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी हैव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एज वेल, एंड फाइनली वी हैव प्रॉफिट बढ़ाने में फायदा कर सकते हैं। हम फीफो की बात करें, लीफो की नहीं, सो इससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की आप मदद ले सकते हैं और अपने खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ऐसी कई कंपनियां करती हैं, इंडिया में भी होता है। सो इससे तो खास करके बच के रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कंपनी कैपिटलाइज कर रही है अपने एक्सपेंसेस को, यानी कि रेदर देन शोइंग देम एज एक्सपेंसेस, कंपनियां उसको एसेट के तौर पे दिखा दे रही हैं, सो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। एग्रेसिव अकाउंटिंग का इंपैक्ट पड़ सकता है एंड दैट इज वाई इससे बच के रहने का। गॉट द पॉइंट? सो दैट्स इट। आज के वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको सब समझ में आया। लाइक शेयर कमेंट जैसे आप यूजुअली करते हैं करिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं किया चैनल को, जरूर से सब्सक्राइब करें एंड डिस्क्रिप्शन पे जरूर चेक कर लीजिएगा। देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दैट आर वेटिंग फॉर यू, और वीडियो कोर्स से रिलेटेड जानकारियां भी है, हमें कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो भी वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।